तस्वीरें दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिलहाल शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें अगले 22 मिनट में आप देखिए देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हाँ, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको दिखाएंगे। मंडी हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में इंजीनियरिंग के छात्र साफ साफ बहते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि किस तरह से लालजी डैम से छोड़ा गया पानी अचानक इंजीनियरिंग के 24 छात्रों के सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ छात्रों ने टीले से नदी में उतरकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह गए। नदी के बाहर खड़े छात्रों ने चिल्लाना शुरू किया। गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सभी बह गए। मंडी हादसे का ये वीडियो अमर उजाला के हाथ लगा है। इस वीडियो को हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर खड़े एक लड़के ने दिखाया। मंडी हादसे में बहे 18 शवों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 6 शव बरामद कर लिए जा चुके हैं। 4 छात्रों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हिमाचल के सीएम ने लापता छात्रों के परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए और आंध्र प्रदेश के सीएम ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के 10 गोताखोरों के साथ 84 लोगों की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। आज भी शवों की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी हादसे पर राज्य सरकार को 16 जून तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मंडी हादसे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सभी सदस्यों ने मौन रखकर शोक जताया। मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट मामलों के मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर देश के अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर हमला किया। वीके सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि जिस शख्स की यूनिट ने लूट और डकैती को अंजाम दिया, उस पर क्या आरोप नहीं लगाने चाहिए। वीके सिंह ने कोर्ट में 22 आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग को आर्मी चीफ बनाए जाने का विरोध किया था। लेकिन सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वीके सिंह के आरोप अवैध और असंगत हैं। लेकिन सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वीके सिंह के आरोप अवैध और असंगत हैं। विवाद बढ़ने के बाद अब कांग्रेस ने वीके सिंह का इस्तीफा मांगा। दिल्ली में आज रात सड़क हादसे में एक ऑडी कार के परखच्चे उड़ के 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा ब्रिटानिया चौक के पास हुआ। ऑडी कार पेट्रोल पंप के बाहर लगे खंभे से टकरा गई। मरने वाले दोनों भाई मॉडर्न टाउन के रहने वाले थे। ब्रांड न्यू ऑडी कार में कुल 4 लोग सवार थे। ऑडी कार आजादपुर से धौलकुआ की तरफ जा रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी। ऑडी कार में सवार लोग एक पार्टी से आ रहे थे। सभी लोग नशे में धुत थे। दिल्ली में बिजली किल्लत पर कोहराम मचा है। पूरी रात कई इलाकों में जमकर हंगामा हुआ। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार मौजपुर रोड पर बिजली नहीं आने से गुस्साई भीड़ ने एक डीटीसी बस को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर पथराव किया और आसपास खड़ी कई कारें भी तोड़ दी। पथराव में कई पुलिस वालों को चोटें आई। सभी घायलों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुस्साए लोगों ने मीडिया को भी नहीं बख्शा और इंडिया न्यूज का कैमरा भी तोड़ डाला। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल पीएम से मिलकर बिजली संकट पर चर्चा करना चाहते हैं। पीएम से मिलने के लिए केजरीवाल मुलाकात की अर्जी देंगे। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की। बिजली की हालत सुधारने के लिए कहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली में बिजली संकट से निपटने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा बिजली संकट से निपटने के लिए एनटीपीसी को बिजली देने के लिए कहा गया है। दिल्ली में बिजली की भारी कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने उपराज्यपाल नजीब जंग और आला अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। अखबार के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में कांग्रेस के कई विधायकों ने आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर से मुलाकात की। आपके नेता ने कांग्रेसी विधायकों से कहा कि वो अपने पार्टी नेतृत्व पर आप सरकार को समर्थन देने के लिए दबाव बनाए। आम आदमी पार्टी के नेता और रोहिणी से विधायक राजेश गर्ग ने भी कांग्रेस से समर्थन देने की अपील की है। राजेश गर्ग ने कांग्रेस से कहा है कि जो हुआ तो हुआ, पहले जैसा समर्थन दे ताकि सेकुलर सरकार बने। वहीं कांग्रेस नेता जमाकर शकील अहमद और अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि आपके साथ सरकार बनाने की संभावना ना के बराबर है। समाजसेवी अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी से अलग हुए लोगों के साथ मंथन करेंगे। बेंगलौर में 13 से 15 जून तक टीम अन्ना के सदस्यों और आप पार्टी छोड़ चुके नेताओं के बीच में अहम बैठक होनी है। इस बैठक में अन्ना हजारे, उनके अहम सहयोगी जस्टिस संतोष हेगड़े भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले कैप्टन गोपीनाथ, अश्विनी उपाध्याय, मधु बहादुरी भी होंगी। आप पार्टी के विकल्प पर विचार किया जाएगा। आगरा की मेट्रो शू फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। इसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। करीब 2 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रात भर की कवायद के बाद सुबह के वक्त आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में केमिकल रखे होने की वजह से जबरदस्त धमाके भी हुए। इससे फैक्ट्री की दीवारों में दरारें पड़ गई।
कानपुर के सचंडी इलाके में एक पेपर मिल में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हुआ। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गाजियाबाद के फार्म हाउस में भयंकर आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फार्म हाउस को ज्यादातर शादी समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन घटना के वक्त यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। बदायूं गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच करने का अनुरोध किया। अब सीबीआई को केस की जांच शुरू करने से पहले कार्मिक विभाग के औपचारिक निर्देश मिलने का इंतजार है। बदायूं गैंगरेप मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। इससे पहले सोमवार को बदायूं का पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया था। संभल में 2 पुलिस वालों पर एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक रेप करने का आरोप लगा है। घटना के बाद से गांव में जबरदस्त आक्रोश है। इस मामले की शिकायत के बाद से ही दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। श्रावस्ती में पुलिस ने 20 दिन से घर में कैद नाबालिग को छुड़ाया। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओमवीर सेना से रिटायर्ड थे। घटना के दौरान ओमवीर ने भी एक बदमाश को घायल कर दिया। बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। बीजेपी नेता विजय पंडित हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कल भी बाजार बंद रहे। गाजीपुर में एसपी नेता पर एक व्यवसायी को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। एसपी नेता जिला पंचायत अध्यक्ष का पति है। पीड़ित के साथ पैसों के लेन देन को लेकर उसका विवाद हुआ था। गाजियाबाद में एक लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा है कि बिजली विभाग के एसडीओ रजनीश कुमार ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। मृतक के परिवार वालों ने एसडीओ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस सुसाइड नोट की सच्चाई की जांच कर रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर अपराध बढ़े तो जिले के डीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। अखिलेश ने अपराध के मामलों में सीनियर अफसरों को भी मौके पर जाने को कहा है। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से बेखबर सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो का लुत्फ उठाते दिखे। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात पर मंगलवार को बीएसपी ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बीएसपी सांसद बिल में आ गए। बीएसपी सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का बहिष्कार भी किया। राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद मायावती ने कहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है, इसलिए यूपी में कार्रवाई नहीं हो रही। मायावती ने यह भी कहा कि अगर 4-5 दिन में बदायूं केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मायावती ने आगे कहा कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई और पीएम चुप्पी साधे बैठे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे लोकसभा और शाम 5 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने शुरू की। रूढ़ी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर उन्हें साहेब और मेम साहेब कहा। रूढ़ी ने लालू का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कुछ लोग जेल चले जाते हैं और पत्नी को सीएम बना देते हैं। रूढ़ी के इस बयान पर लोकसभा में आरजेडी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के सदस्य बीच में टोकरटाकी न करें, बोलने का मौका सबको मिलता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रूढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलेंगे। रूढ़ी ने आगे कहा गुजरात में गांधी और पटेल जैसे महापुरुष के बाद अब मोदी जैसा विकास पुरुष दिया है। रूढ़ी ने कहा कि सरकार चलाने में सोनिया गांधी का भी विचार लिया जाएगा। रूढ़ी ने यह भी कहा कि सोनिया के वैसे विचार कबूल नहीं किए जाएंगे जिसके चलते 65 साल में देश की दुर्दशा हुई। चर्चा के दौरान रामविलास पासवान ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। कहा बार बार गुजरात दंगे की चर्चा करना ठीक नहीं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपने मंत्रियों का परिचय सदन से करवाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। नकवी ने शेर व शायरी के जरिए बताया कि मोदी सरकार किसी भी समुदाय से भेदभाव नहीं करेगी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एनडीए के एजेंडे पर सवाल खड़े किए। मोदी सरकार ने यूपीए 2 की बनाई गई 4 कैबिनेट समितियों को भंग कर दिया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी पर बनी कैबिनेट कमेटी को भंग कर दिया गया है। इसके अलावा महंगाई पर बनी कैबिनेट समिति भी भंग कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पर बनी कैबिनेट समिति भी भंग हो गई है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO पर बनी कैबिनेट समिति भी भंग कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नया दिशा निर्देश दिया है। निर्देश के मुताबिक मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी और व्यावसायिक हित का ब्यौरा 2 महीने में पीएम को सौंपना होगा। मंत्री द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे में अचल संपत्तियों की जानकारी भी शामिल होगी। परिवार के लोगों का ब्यौरा भी देना होगा। मोदी अपने मंत्रियों में से किसी भी प्रकार के व्यवसाय से दूर रखने की बात भी कह चुके हैं।
मंत्रियों से यह भी कहा गया कि उनके परिवार के सदस्य कोई ऐसा कारोबार न करे जो सरकार को सेवाएं या सामान मुहैया कराता। मंत्रियों के पति या पत्नी या आश्रित को किसी दूसरे देश के मिशन में नौकरी पर पूरी तरह से रोका होगा। ये सारे निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा मंत्रियों के लिए जारी आचार संहिता में कहे गए। गंगा को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार बनाएगी कानून। गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। कानून में गंगा नदी को प्रदूषित करने, उसमें कूड़ा डालने और थूकने पर 3 दिनों की कैद और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना नहीं भरने पर सजा 10 दिन तक की हो सकती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। नवाज ने अपनी चिट्ठी में भारत दौरे पर हुई बातचीत पर पूरा संतोष और खुशी जताई है। पाकिस्तान में ये चर्चा थी कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से वापस लौटने के बाद नवाज शरीफ भारत दौरे पर बातचीत से खुश नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 25 जून से 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को संसद भवन में अपना कमरा वापस मिल गया है। कमरा नंबर 4 में फिर से आडवाणी का नेम प्लेट लगा दिया गया है। हालांकि नेम प्लेट में उनके नाम के साथ एनडीए का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है। पिछले दिनों ही संसद भवन के कमरा नंबर 4 से आडवाणी का नेम प्लेट हटा लिया गया था। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में सभी राज्य, जिला और ब्लॉक समितियां भंग कर दी हैं। हालांकि निर्मल खत्री फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। नई कार्यकारिणी का बाद में फैसला होगा। पुणे के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन हत्या के मामले में हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल धनंजय देसाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति की मंगलवार को मौत हो गई। 23 मई को अमृत प्रजापति को उनके क्लिनिक में 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। अमृत प्रजापति की पत्नी ने आसाराम पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। मरने से पहले अमृत प्रजापति ने कागज पर 6 लोगों के नाम लिखकर दिए थे, जिस पर उन्हें शक था। अमृत प्रजापति ने जिन 6 लोगों के नाम दिए थे, गुजरात पुलिस उनमें से एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमृत प्रजापति हत्याकांड में सूरत पुलिस आसाराम और नारायण साईं से भी पूछताछ करेगी। पुलिस के मुताबिक प्रजापति हत्याकांड में आसाराम और नारायण साईं दोनों को क्लीन चिट नहीं दी गई है। 2 करोड़ 56 लाख रुपए के 108 एम्बुलेंस सर्विस घोटाले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर केस दर्ज किया गया है। सचिन पायलट, पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम और कांग्रेस नेता ब्यालाल रवि के बेटे रवि कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इमामुद्दीन खान पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआईडी सीबी मामले की जांच करेगी। 108 एम्बुलेंस सर्विस प्रदाता कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी को 2010-11 में टेंडर में फायदा पहुंचाने का आरोप है। अशोक गहलोत ने कहा कि उन पर आरोप गलत है। एम्बुलेंस घोटाले में मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ। सचिन पायलट ने इसे बदले की भावना की गई कार्रवाई करार दिया। ओडिशा के माइनिंग स्कैम पर गठित सीईसी टीम 2 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंची। टीम ने खनन कंपनियों से मुलाकात की। सीईसी टीम का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष एकनाथ खड़से ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आश्वासन के बाद ये जानकारी दी। खड़से ने बताया कि सीबीआई जांच के सिलसिले में आधिकारिक आदेश 3-4 दिन में जारी किया जाएगा। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड के कई लोग अभी भी फ्लैट नहीं छोड़ने पर अड़े हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर्स के लिए सजा उनको क्यों मिल रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं। राज ठाकरे ने भी कहा कि भ्रष्टाचार की सजा जनता को क्यों मिल रही है, इसमें बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत है। बीएमसी ने दोबारा नोटिस जारी करके 12 जून तक फ्लैट खाली करने को कहा है। मुंबई से सटे ठाणे में एक सीनियर डॉक्टर को अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर शैलेश्वर पर करीब 20 महिला ट्रेनी डॉक्टरों के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के मालदा में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। इसमें 21 लोग घायल हो गए। असम के नगांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। 4 लोगों को जिंदा जलाया गया। फायरिंग से भड़के लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। लोगों को जिंदा जलाने से विवाद बढ़ गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 40 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। गुजरात के आणंद में दूध की कम कीमत दिए जाने के विरोध में अमूल डेयरी के प्लांट में किसानों ने जमकर बवाल किया। किसानों ने प्लांट में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया। रूसी यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस भागीरथी नदी में गिर गई।
2 सैलानियों की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हुए। टूरिस्ट उत्तरकाशी से गंगोत्री जा रहे थे। हर्षिल से 2 किलोमीटर दूर बस नदी में जा गिरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बीएसएफ जवान ने अपने सर्विस राइफल से अपने ही साथी को गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के रहने वाले जवान किशन पाल गुर्जर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बांग्लादेश बॉर्डर की पोस्ट तैनात इन दोनों कांस्टेबल्स के बीच ड्यूटी पर पहुंचते ही झगड़ा शुरू हो गया था। आगरा में प्रेम संबंधों के चलते एक लड़के की खुदकुशी का मामला सामने आया है। दरअसल घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे वो नाखुश था और एक कदम उठा लिया। वहीं लड़के के परिवार वालों ने लड़की पर हत्या का आरोप लगाया। लड़की फरार है। पंजाब के जगरांव में खुदाई के दौरान कारतूस के साथ बम और ग्रेनेड मिले। पुलिस को एक पॉलिथीन में 14 जिंदा हैंड ग्रेनेड और 37 AK-47 के जिंदा कारतूस मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस से परेशान 2 लड़के पानी की टंकी पर चढ़ गए। लड़के के एसआई को सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे, बाद में इन्हें समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। 12 जून से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप की फीवर गुवाहाटी में भी सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ टीम जर्सियों की बिक्री जोरों पर है। भोपाल में भी युवाओं पर फीफा वर्ल्ड कप का फीवर चढ़ा है। टीटी नगर स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या अचानक बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतन म्यूजिक ग्रुप लॉन्च किया गया। इसमें जापान और अमेरिका से कलाकार शामिल हैं। केरल में मानसून आने के साथ ही खेती का काम भी शुरू हो गया। किसान तेजी से रोपाई में जुट गए हैं। चीन के नौगामा खाप ने 10वीं और 12वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए उत्साहित करने के लिए फैसला किया है। नौगामा खाप के अध्यक्ष कुलदीप ने कहा कि इसकी शुरुआत वो बीबीपुर गांव से करेंगे। कोलकाता वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के पसंदीदा रंग से घर पर पेंट करवाने से 1 साल की प्रॉपर्टी टैक्स में छूट होगी। सफेद और नीला ममता बनर्जी के पसंदीदा रंग है। कोलकाता नगर निगम ने इसका ऐलान किया। वडोदरा का एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद लेगा। पब्लिक अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर भ्रष्टाचारियों की शिकायत कर पाएगी। $10 लाख से ज्यादा कमाई वाले करोड़पतियों की ग्लोबल लिस्ट। पब्लिक अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर भ्रष्टाचारियों की शिकायत कर पाएगी। $10 लाख से ज्यादा कमाई वाले करोड़पतियों की ग्लोबल लिस्ट में भारत 15वें स्थान पर पहुंच गया है। 2018 तक हिंदुस्तान में इंटरनेट यूजर्स की तादाद 52 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर देश में निवेश का माहौल बनाना है तो कारोबार की लागत कम करनी पड़ेगी। 2 महीने की सूची के बाद मई में कारों की बिक्री करीब 3% बढ़ गई है। सेंसेक्स 25,000 के आंकड़े के ऊपर कायम है। मंगलवार को बीएसई 25,583 अंक पर बंद हुआ। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा फिस्कल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। 5.5% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया। अब आप सिर्फ 1999 रुपए में हवाई उड़ान का लुत्फ उठा सकते हैं। स्पाइस जेट ने 3 दिन की मानसून सेल के लिए ये ऐलान किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में बैंक ऑफ इंडिया 4,500 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। नोएडा में 50,000 घरों की बिक्री अटक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओखला पश्चिम बिहार के 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर रोक बरकरार रखी है। भारतीय रेलवे ने अप्रैल मई में यात्री किराए से 6,693 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि रेलवे ने यह भी बताया कि यात्रियों की संख्या इस अवधि में पिछले साल की अपेक्षा 1.3% कम हुई है। इस बीच माल भाड़े से हुई कमाई में भी करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष अप्रैल मई में माल भाड़े से कमाई 16,563 करोड़ हो गई है। पाकिस्तान की कराची में 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला हुआ। 9 आतंकियों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर हमला बोल दिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। फिर काफी देर तक फायरिंग हुई। 5 आतंकी मारे गए जबकि 4 भागने में कामयाब है। हमला करने वाले आतंकी 5-5 के 2 गुटों में बटे हुए थे। इसके बाद कराची एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर आवाजाही बंद कर दी गई। तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले रविवार को भी तालिबानी आतंकवादियों ने ही कराची एयरपोर्ट पर हमला बोला था। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की किताब ने खोले हैं कई राज। किताब में हिलेरी ने आईएसआई को अलकायदा और तालिबान का करीबी बताया। हिलेरी ने अपनी किताब में लिखा कि अलकायदा के आईएसआई के साथ संबंधों की वजह से लादेन को मारने की सूचना पाकिस्तान को नहीं दी गई थी। अफगानिस्तान के गजनी इलाके में आतंकियों ने 35 प्रोफेसर्स को अगवा कर लिया है। बस से काबुल जा रहे थे प्रोफेसर। नाइजीरिया चिबोक इलाके से आतंकी संगठन बोको हरम ने 20 महिलाओं को अगवा कर लिया। महिलाओं को बचाने आए 3 लोगों को भी आतंकी अपने साथ ले गए। इससे पहले आतंकी संगठन बोको हरम ने 15 अप्रैल को 300 लड़कियों को अगवा किया था। इराक में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से हिंसा तेज हो गई है। आतंकियों ने टिग्रिस नदी के करीब मोसुल शहर पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के घर पर तैनात 2 कांस्टेबल्स को बर्खास्त कर दिया गया। दोनों पर नवाज शरीफ के बाग से अमरूद तोड़ने का आरोप था। इससे पहले शरीफ के आवास पर 27 पुलिसकर्मियों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि एक बिल्ली ने कुछ मोरों को मार दिया था।
मिस्र में पूर्व सेना प्रमुख और मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटाने वाले फील्ड मार्शल फतल अल सीसी नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अल सीसी ने चुनावों में भारी जीत हासिल की थी।